वो यार मेरा खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह। उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हल्के हवा के झोंके की तरह आपके दिलों को छू लेती है। ये सिर्फ एक संचार का माध्यम नहीं है, ये सांस्कृतिक और कला के धागों से बुना हुआ एक सुंदर ताना बाना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जसमीत सिंह और आज का हमारा जो अड्डा सेशन है उसका टॉपिक है ट्रेसिंग द रूट्स, द हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक ओरिजिन ऑफ उर्दू। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वाहिदुल हक सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज फॉर विजडम। तो देर ना करते हुए हम सब एक्साइटेड हैं और क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि उर्दू किस देश की भाषा है। क्या वो भारत की भाषा है? अगर भारत की भाषा है तो इतना विद्वेष क्यों है इस भाषा को लेके? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका शीर्षक मैंने पहले भी बताया, ट्रेसिंग द रूट्स, द हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक ओरिजिन ऑफ उर्दू। ओवर टू यू सर। बेहद शुक्रिया डॉक्टर जसमीत सर। और सबसे पहले तो मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं आप ही के इलाके का हूँ, आपके मोहल्ले का हूँ, कहीं दूर से कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। मेरा घर काकीनाडा में है। यस, आई बिलोंग टू काकीनाडा। तो बहुत बचपन से नेहेटी विज़िट करते रहे, आसपास का इलाका बहुत देखा हुआ, जाना पहचाना, शनासा चेहरे, शनासा रास्ते। और लेकिन ये एक गुड लक रहा मेरे साथ कि मैं ब्रॉटअप यहाँ नहीं हुआ, मेरी परवरिश यहाँ नहीं हुई, मेरी नर्चरिंग यहाँ नहीं हुई, स्पेशली मेंटल ट्रेनिंग यहाँ मेरी नहीं हुई। मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मैं 6 या 7 साल का था, उस वक्त मैं यहाँ से अलीगढ़ चला गया। और AMU का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ से मैंने, अलीगढ़ के स्कूल से ही मैंने हाई स्कूल किया, यानी क्लास 10th माध्यमिक जिसे आप कहते हैं। 10+2 भी वहीं से किया, साइंस बैकग्राउंड से किया। और बहुत ये कोशिश थी मेरी कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। 2 साल मैंने किस्मत आजमाई अपनी, बहुत स्ट्रगल भी किया उसके लिए। लेकिन हाँ, ये कमी रही कि मैंने कोचिंग नहीं की, इसलिए कि मैं कोचिंग पे मैंने कभी डिपेंड नहीं रहा। ये मेरा अपना ज़ाती, मैं सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था और बिलीव करता था मैं। बहरहाल MBBS का जो कंपटीशन है वो उस ज़माने में भी बहुत टफ था और आज भी बहुत टफ है। लेकिन ये है कि मेडिकल लाइन में मैंने MBBS क्रैक नहीं किया, बट मेडिकल लाइन के जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज थे पैरामेडिकल्स के, कम से कम 7-8 पैरामेडिकल्स में मेरा नाम क्लियर लिस्ट में था। ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट, लैब टेक्नोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटिस्ट्री, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे डिप्लोमाज होते हैं उसमें सब में क्लियर लिस्ट में नाम था। और BOMS में मेरा नाम आ गया था, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। बट मैंने उसमें एडमिशन इसलिए नहीं लिया कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक कहावत है कि जो BOMS में एडमिशन लेता है उसे हकीम जी कहते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, हकीम जी नहीं कहलाना, मुझे हकीम नहीं बनना है तो डॉक्टर बनना है, हकीम नहीं बनना। पैरामेडिकल कोर्सेज में इसलिए एडमिशन नहीं लिया कि मुझे टेक्नीशियन नहीं बनना था, मेरे ख्वाब बड़े थे। सो मैंने बिल्कुल स्विच ओवर किया, अपनी स्ट्रीम को चेंज किया। साइंस बैकग्राउंड से बिल्कुल लिटरेचर में आ गया मैं। फैमिली बैकग्राउंड भी था लिटरेचर का। फिर वहाँ से मैंने अपना एक नई जर्नी स्टार्ट की और ग्रेजुएशन अलीगढ़ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से किया, B.Ed किया वहाँ से। उसके बाद फिर PhD में एडमिशन लिया, नेट क्वालिफाई किया। और उस ज़माने में मतलब मेरा नेट 2009 में हुआ और बदकिस्मती थी कि ज़रा सा ओवर एज हो गया, वरना ऑल ओवर इंडिया मैंने अपने सब्जेक्ट में टॉप किया था नेट में। लेकिन ये हार्ड लक रहा और मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे PhD करते हुए 2 साल हो गए थे तो मुझे 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता। वो मैंने अप्लाई नहीं किया था, मुझे आइडिया नहीं था। तो
इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो है मिशअप्स मेरे साथ होते रहे। एनी हाउ, मैंने पीएचडी ऑलमोस्ट 600 पेजेस की मेरी पीएचडी, उसका जो टॉपिक है वो उर्दू शायरी की अमली तनकीद, मीन्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑफ उर्दू पोइट्री। और इसमें मैंने लिटरेचर में जितने भी आपके मूवमेंट हैं, उर्दू लिटरेचर में जितने भी मूवमेंट रहे फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू दी राइट नाउ, उस सब को मैंने उसमें डिस्कस किया है, डील किया है उसको। और वो थीसिस अभी तक मेरी पब्लिश नहीं हुई है, बट मेरी 4 बुक्स जो हैं ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। और अब चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ। मेन टॉपिक हमारा आज का उर्दू लिटरेचर है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, इसके कुछ लिटरेचर के बारे में हम जानेंगे। वह क्योंकि हम कहते हैं कि उर्दू इज़ रियली अ स्वीट लैंग्वेज। लेकिन मेरा खुद अपने उर्दू वालों से ये कहना है कि भाई आपने कितनी लैंग्वेजेस को टेस्ट किया है, पहले ये बताइए कि आप ये कहते हैं उर्दू इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। एक्चुअली बोलने वालों के लिए ही उसकी ज़बान स्वीट होती है। जो उस ज़बान का बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, नेटिव स्पीकर होता है, उसके लिए वही ज़बान स्वीट होती है, क्योंकि वो बहुत इजीली अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी फीलिंग्स को वो उस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाता है। मैं कह सकता हूँ कि उर्दू बहुत शीरीं, उर्दू ज़बान उर्दू बिस्यार शीरीं अस्त, ये फ़ारसी का मक़ूला है कि उर्दू ज़बान बहुत ही शीरीं, बहुत ही मीठी ज़बान है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बंगाली भी बहुत मीठी ज़बान है, मराठी भी बहुत मीठी ज़बान है। नेटिव लैंग्वेज जो है वो नेटिव पीपल डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनसे लैंग्वेज का बहुत साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। और किसी सेकंड लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं तो वो एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप सीखते हैं। वो एक आर्टिफिशियल मीन्स होता है जिसके ज़रिए आप उसको सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमने साइकोलॉजी में पढ़ी भी है एक चीज़ कि लैंग्वेज जो है वो आपकी जो मदर टंग है या आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, ये आपके लाशऊर की ज़बान है। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मदर टंग हो सकती है, आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज हो सकती है, आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, लैंग्वेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इसलिए कि जब आप सोचते हैं ना, तो वो सबसे पहले आप उसी भाषा में सोचते हैं जो भाषा आपने अपनी माँ की गोद में सीखी है। आपका पहला जो एक लैंग्वेज मैकेनिज्म, एक प्रोसेस लैंग्वेज का शुरू होता है, और वो पूरा जो है आपके मदर टंग में शुरू होता है। पहले आप, और वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वो कैसे आप सोच लेते हैं फिर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस विद इन अ सेकेंड हो जाता है। लेकिन पहले तो आपके जो थॉट्स, कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है वो आपके मदर टंग में होता है, जो आपने अपने माँ की गोद में जो ज़बान सीखी है। इसीलिए इसको मदर टंग बोलते हैं, क्योंकि हम माँ की गोद में, हमारी माँ जो ज़बान बोलती है, जो भाषा बोलती है, हम उसको पहले सीखते हैं। ये एक बात। अब आइए उर्दू लैंग्वेज की तरफ हम बढ़ते हैं कि उर्दू लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज पे जो डिस्प्यूट चल रहा है, जिसको हम लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट कहते हैं, वो गुज़िश्ता 50-60 सालों से, 80 सालों से ये डिस्प्यूट चल रहा है। उर्दू, क्या ये लफ्ज़ हमारे हिंदुस्तान का लफ्ज़ है? ये शब्द भारतीय शब्द है या कहीं से हमने बोरो किया है? तो ये अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू का लफ्ज़ हमने बोरो किया है। और ये टर्किश लफ्ज़ है, तुर्की भाषा का एक शब्द है, एक तुर्की ज़बान का एक लफ्ज़ है उर्दू। और ये बहुत ही वर्सेटाइल शब्द है। इसके अलग अलग मानी हैं। इसके मानी लश्कर के भी हैं, इसके मानी फ़ौज के भी हैं, इसके मानी शहर के भी हैं, इसके मानी बाज़ार के भी हैं, इसके मानी किला, फोर्ट, ये उसके मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो
उर्दू बुनियादी तौर पे किसी भाषा का नाम नहीं था। ये उर्दू के साथ यानी इस ज़बान के साथ अजीब ये विडंबना है, ये एक आयरनी है कि इस भाषा का नाम उर्दू पड़ गया। लेकिन एक्चुअली अगर मुझसे पूछा जाए तो इसका नाम उर्दू नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी है कि इस भाषा का नाम उर्दू होने से इस भाषा के साथ कोई ज्योग्राफिकल अटैचमेंट नहीं रहा। ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़बान फिर नहीं रही, बांग्लादेश की ज़बान नहीं रही, इंग्लैंड की ज़बान नहीं रही, अमेरिका और ब्राज़ील और जर्मनी की ज़बान नहीं रही। ये पूरी दुनिया में कहीं भी बोली जा सकती है और इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि उर्दू इज़ अ प्योरली इंडिक लैंग्वेज, खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसने जन्म तो हिंदुस्तान में लिया, इससे किसी हिस्टोरियन को, किसी लिंग्विस्ट को इनकार नहीं है। ये भाषा पैदा हुई है हिंदुस्तान में, पली बढ़ी हिंदुस्तान में, जवान हुई हिंदुस्तान में। इसने अपनी फ़िक्र का दूध पिलाया, जैसे माँ दूध पिलाती है बच्चे को, इसी तरीके से मेंटल नॉरिशमेंट जो होता है इसने, उर्दू ने हमारे तमाम हिंदुस्तानियों की का जो नॉरिशमेंट है, लिंग्विस्टिक नॉरिशमेंट, ये उर्दू ने किया यहाँ रहकर। बहुत बड़ी, बहुत पुरानी बात नहीं है। हम आम तौर पे कहते हैं कि उर्दू का जन्म इस हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 1000 सदी 1000 AD से इसका जो है आगाज़ होता है, इसकी बिगनिंग बताई जाती है 1000 AD। ये वो ज़माना था जब, बल्कि उससे पहले भी अरब से बिज़नेस तो हमारे चलते थे, इंडिया के अरब आते थे और दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग आते थे, फ़ारस और ईरान से भी लोग आते थे, यहाँ बिज़नेस करते थे, मसालों का बिज़नेस होता था और दूसरी चीज़ों का बिज़नेस, कपड़ों का बिज़नेस होता था। लेकिन उनका असर यहाँ की लैंग्वेज पे नहीं पड़ा। ये आपको भी मालूम है, 1526 में उसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि केरला में चिरमन जामा मस्जिद जो है वो 526 ईस्वी में 526 AD में वो बनी चिरमन जामा मस्जिद। वो इस हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद है। वो दलील है इस बात की कि अरब से लोग यहाँ आया करते थे। केरल, मालाबार का जो पूरा इलाका है वो बहुत बड़ा साहिल, बहुत हिस्टोरिकल साहिल है। वहाँ पर जहाज़ लंगर डालते थे, उतरते थे लोग, कारोबार करते थे लोग। लेकिन उस दौरान लैंग्वेज अफेक्ट नहीं हुई। लैंग्वेज अफेक्ट होनी शुरू हुई 7th सेंचुरी के बाद। 7th सेंचुरी में जब अरब सिंध में आए, उसके बाद फिर 11th सेंचुरी में जब सिंध में आए और आने के बाद फिर हिंदुस्तान में उन्होंने फैलना शुरू किया। और मकसद क्या था? रूल करना। जब इस इंटेंशन से अरब, ईरान के लोग जब यहाँ आना, अफ़गानिस्तान से लोग जब आना यहाँ शुरू हुए कि साहब हमें अपने एम्पायर को बढ़ाना है, एनलार्ज करना है, जब ये इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया उनके अंदर कि हमको रूल करना है और अपने एम्पायर का दायरा बढ़ाना है, तब वो बड़ी तादाद में आए, फ़ौज लेकर आए, लश्कर लेकर आए, जंगें हुई यहाँ और बहुत से इलाके उन्होंने जो है कॉन्क्वेर किए, जीते, फतह कर लिए। वहाँ पर हुकूमतें कायम हुई, अपने अपने वाइसरॉय को वहाँ अपॉइंट किया उन्होंने और वहाँ से जो है सारे फरमान जारी होते थे, सारे ऑर्डर्स निकलते थे। अब वो ऑर्डर्स किस लैंग्वेज में होते थे? यहाँ से शुरू होती है डेवलपमेंट ऑफ उर्दू और उर्दू की बिगनिंग और बर्थ ऑफ उर्दू की कहानी कि वो जो तुर्की थे वो तुर्क में अपने फरमान जारी करते थे, जो अरब थे वो अरबी में करते थे, जो फ़ारस वाले थे वो फ़ारसी में करते थे। अब परेशानी यहाँ ये शुरू हुई कि यहाँ के जो नेटिव पीपल थे, जो लोकल लोग थे, उनको समझने में परेशानी होने लगी
जैसे आज हम मजबूर हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए, हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है अंग्रेजी, लेकिन हमारी मजबूरी है और हमारी ज़रूरत है। आपको अगर बंगाली में या हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं और काम चल जाए उससे, तो फिर आपको अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत से काम आपकी मजबूरी करवाती है, रिक्वायरमेंट्स और आपका कंपल्जन जो है वो उसकी बुनियाद पर आप करते हैं। अब वो बादशाहों के ऑर्डर्स को पढ़ने के लिए मजबूरी बन गई उनको नई ज़बानों को सीखने की। अब पता चला कि वो थोड़ी सी जो है तुर्क ज़बान उन्होंने सीखनी शुरू कर दी, थोड़ी फ़ारसी सीखनी शुरू कर दी, थोड़ी अरबी सीखनी शुरू कर दी। अब लैंग्वेज कोई भी हो, कहीं ना कहीं अगर आपने किसी भी भाषा का थोड़ा भी शब्द सीख लिया तो वो आपके व्यवहार में आ जाता है, आपके डेली रूटीन में वो आ जाता है वो चीज़ें। और फिर टर्मिनोलॉजीज़, सबसे उसके बगैर तो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम काम ही नहीं करती। जो टर्म्स हम क्वाइन करते हैं, अब वो टर्म्स अगर अरबी से आ रहे हैं तो वो हम बंगला बोल रहे हैं अगर, लेकिन वो टर्म हम अरबी का ही यूज़ करेंगे, इसलिए कि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। अगर फारसी का कोई टर्म है, बहुत से आज भी बंगाली लैंग्वेज में अरबी के बहुत शब्द आपको मिलेंगे। वो अरबी ने अफेक्ट किया यहाँ की बंगाली, क्योंकि यहाँ अरब और मुग़लों का शासन रहा, उससे पहले भी मुसलमानों का शासन रहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ काम करते थे, वो ऑर्डर्स आते थे। लैंडलॉर्ड का जो सारा सिस्टम है हमारे यहाँ, अब आप देखिए ना, उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है, ज़मीन के खतियान वगैरह जो लिखे जाते हैं, दाग नंबर, खतियान नंबर, ये सब क्या है टर्म, ये सब फ़ारसी के हैं। मौज़ा फ़ारसी का है, लेकिन बंगला में भी हम मौज़ा ही बोलते हैं। खतियान नंबर, खतियान फ़ारसी का शब्द है। तो ये ज़रूरत बन जाती है हमारी, और इसको बहुत मतलब नैरो माइंडेडली नहीं देखना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि इससे हमारी लैंग्वेज का दायरा बढ़ रहा है, कैपेसिटी हमारी लैंग्वेज की बढ़ रही है। अगर हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम किसी दूसरे भाषा से अगर वो शब्द हम बोरो कर रहे हैं, तो इसमें कोई जो है एम्बैरेसमेंट की कोई बात नहीं है। ये लार्ज हार्टेडनेस का एक सबूत है कि हम फराख दिल हैं, हम कुशादा जहन हैं, हम खुल के सोचने वाले हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि जब बादशाहों ने यहाँ इलाके को फतेह किया तो वो अपनी ज़बान में आपस में बातचीत करते थे। फिर अपने यहाँ दरबार में, महलों में यहाँ के लोकल लोगों को सर्वेंट भी रखा उन्होंने, ऑफिसर्स भी बनाया उन लोगों ने, फ़ौज में भी रखा उन लोगों ने। यहीं के लोगों को अपनी फ़ौज में रखते थे और यहीं के लोगों से लड़वाते थे। वो क्या था, एक बस हमको हुकूमत करनी है, अपना एम्पायर को जो है, अपने एम्पायर को बढ़ाना है, अपने राज्य का विस्तार करना है हमें। इंटेंशन ये था। तो जब बड़े ऑफिसर्स अपनी भाषा में बात करते थे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी लोकल भाषा पे पड़ता था। और दरबारों में काम करने वाले जितने दरबारी थे, कोर्ट लगते थे ना भाई, दरबार होते थे, कोर्ट लगते थे, वहाँ इश्यूज़ पर, डिस्प्यूट पर, प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होता था। तो फौज में भी कुछ अफ़गानिस्तान के फ़ौजी हैं, कुछ फ़ारस के हैं, कुछ अरबी बोलने वाले हैं, कुछ हिंदुस्तानी बोलने वाले हैं। ये लोग जब आपस में जब बातचीत करते थे तो वो कम्युनिकेशन गैप होता था। उस कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे की भाषा को सीखना शुरू किया। और ये नेचुरल प्रोसेस है कि किसी शब्द में इतनी ताकत, इंट्रिंसिक पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करवा लेता है वो शब्द। आप जितना भी रिजेक्ट करिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ शब्द जो है वो इतने एक्सेप्टेबल हुए कि वो अरबी के थे तो यहाँ के मराठी बोलने वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, गुजराती बोलने वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, हिंदी बोलने वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई ये ठीक है।
हमारे पास ये शब्द नहीं है। तो आदान प्रदान शब्दों के लेन देन से जो है एक नई भाषा डेवलप होने लगी, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट कल्चर की जबान, लिंग्वा फ्रैंका जिसको हम कहते हैं। जसमीत सर बैठे हैं, बेहतर बताएंगे लिंग्वा फ्रैंका क्या होती है। ये वो भाषा होती है जो कम्युनिकेशन की भाषा होती है, जिसको आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। आप बंगाली बोलते हैं, मैं मराठी बोलता हूँ, लेकिन हमारे पास एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसको आप भी समझ सकते हैं, जिसको हम भी समझ सकते हैं। वो जब कॉमन लैंग्वेज डेवलप हुई तो एक दूसरे के शब्दों के आदान प्रदान से, लेन देन से धीरे धीरे एक नई भाषा डेवलप होने लगी हिंदुस्तान में। अब वो सब हुआ इसलिए क्योंकि कुछ हमारे देश में बाहर से लोग आए थे। अरब से आए, ईरान से आए, अफ़गानिस्तान से आए, तुर्की से आए। दोनों की जो लैंग्वेज फैमिली है वो बिल्कुल अलग है ना। तो एक बार में नहीं हुआ, सदियां गुजरी हैं इस पूरे प्रोसेस को, सेंचुरीज लगे इसको नई लैंग्वेज को डेवलप होने में, सेंचुरीज लगे। और इस कॉमन लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी फौज में, क्योंकि फौज में जितने भी सोल्जर्स थे वो मुल्क के कोने कोने से वो लाए जाते थे, हर जगह। तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी उन लोगों, और कोर्ट में जो बादशाहों के जो दरबार होते थे, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पहुँचते थे, तो उन लोगों को भी भाषा सीखने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा ऑफिशियल भाषा, देखिए हमारे यहाँ मतलब अगर हम ये मान लें कि जो गुप्ता काल है उस ज़माने में अगर हम मान लेते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो कोर्ट की भाषा थी या ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मान लेते हैं मराठावाड़ा में मराठा जो बोलते थे उनकी लैंग्वेज मराठी थी, उनके कोर्ट में मराठी बोली जाती थी। बंगाल में जो बादशाहत थी वहाँ बंगाली में काम होता था। तो हर राज्य के अपने अपनी अपनी ज़बान थी और उसमें वो ऑफिशियल काम होते थे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई, हिंदुस्तान तो बिखरा हुआ था ना भाई, हैं, छोटी बड़ी कितनी 564 या 65 रियासतें थीं पूरी। ये हिंदुस्तान बिखरा हुआ था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हर राज्य का अपना बादशाह होता था। छोटी बड़ी मतलब प्रिंसली स्टेट जो है, छोटे बड़े 556 के आसपास जो है प्रिंसली स्टेट थे। सबके अपने एम्बलम अलग थे, सबके झंडे अलग थे। इसीलिए तो बाहर वाले कब्जा करने में कामयाब हुए। अगर हम पहले एक होते तो जो फॉरेनर्स आए, जो इन्वेडर्स आए, उनकी हिम्मत नहीं होती। हम डट के मुकाबला करते, मिल के मुकाबला करते, लेकिन हम आपस में बटे हुए थे, लैंग्वेज के नाम पे बटे हुए थे, धर्म के नाम पे बटे हुए थे, सेक्ट के नाम पे बटे हुए थे। विष्णुवाइट अलग थे, हैं, शिवाइट्स अलग थे। शिव की पूजा करने वाले वो अपने आप को जो है विष्णु की पूजा करने वाले अपने आप को अलग मानते थे, है ना। विचारधारा है। तो एक ये हुआ कि जब बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि हम बटे हुए थे। दूसरी वजह कि एक राज्य छोटा है, उसको अपने एम्पायर को बड़ा करना है, तो वो बाहर से फौजें हायर करते थे। यानी आज हमको अगर हावड़ा स्टेशन जाना है तो गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, 2000 रुपये लेगा गाड़ी वाला, 2500 लेगा, हावड़ा पहुंचा देगा, हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ उस जमाने में जंगजू वॉरियर्स हुआ करते थे, उनकी पूरी
फौज होती थी, लश्कर आर्मी होती थी, वो यही काम करती थी। टोकन मनी लेती थी, आपसे पैसे लेती थी और आपके लिए वो लड़ती थी। तो हमारे यहाँ के बादशाहों से भी गलतियाँ हुई हैं। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए फॉरेनर्स को, फॉरेन इन्वेडर्स को, बाहर के जो हमलावर हैं उनको दावत दिया, उनको इनवाइट किया उन्होंने कि आइए आप हमारी तरफ से लड़िए, ये हमारा पड़ोसी जो राज्य है ये बड़ा परेशान करता है, इसे ख़त्म करिए, हमारे राज्य का विस्तार करवाइए। वो आते थे, उनके लिए जंग करते थे, उनका एरिया बढ़ता था, ये चलता रहता था। ये सब कमियां थी हमारी और ये रियलिटी है, इसको ये फैक्ट है, हिस्टोरिकल बुक्स में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। इसका फ़ायदा बाहर वालों ने उठाया कि जब हम हायर किए जा सकते हैं तो हम खुद अपना राज्य क्यों नहीं बना सकते। वही हुआ, लोग बाहर से आए। मोहम्मद कासिम पहला अरब था जो अपनी फ़ौजें लेकर हिंदुस्तान पर उसने चढ़ाई की, हमला किया, सिंध का इलाका फतेह किया उसने। दिल्ली पर महमूद गजनवी ने 16 हमले किए, मोहम्मद गौरी ने। महमूद गजनवी आता था अफ़गानिस्तान से, गुजरात पे हमले करता था, ख़जाने लूट के ले जाता था। तो रीज़न था उसके पीछे। गजनवी उधर जंग लड़ रहा था ईरान से, उसको फाइनेंस की ज़रूरत थी, उसको पता था कि हिंदुस्तान में फाइनेंस बहुत है, उसको कब्ज़ा नहीं करना था हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, उसको तो फाइनेंस चाहिए था। आता था, मुख्तलिफ शहरों पे हमले करता था, ख़जाना लूटता था, चला जाता था, क्योंकि वो उधर ईरान से हमला चल रहा था, उसकी जंग चल रही थी, वो उधर इन्वेस्ट कर रहा था। ये धीरे धीरे प्रोसेस, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अरब और ईरान का और अफ़गानियों का जो हिंदुस्तान में आना और जाना शुरू हुआ, तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इससे। फिर बाकायदा दिल्ली पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। मोहम्मद गौरी का वो वाइस रॉय था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो एक अफ़गानी था। दिल्ली तो फतेह कर लिया उसने, लेकिन वो यहाँ रह नहीं सकता था। जैसे ब्रिटिशर्स ने किया, अपना एक वाइस रॉय यहाँ अपॉइंट कर दिया, लेकिन मेन कोर्ट, उनका मेन दरबार तो ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है। वो यहाँ से रिपोर्ट करता रहता था। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो एक स्लेव था मोहम्मद गौरी का, उसने अपॉइंट कर दिया और चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर उसके अपने बादशाह के अगेंस्ट जाकर के उसने खुद मुख्तारी का दावा ठोक दिया और खुद फुल फ्लेज यहाँ का बादशाह बन गया। फिर स्लेव डायनेस्टी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम रिजीम शुरू होता है। सैयद आए, लोधी आए, बहुत सी डायनेस्टीज़ आईं, लास्ट मुग़ल थे। तो इन जो 700 साल, 700 ईयर्स मुसलमानों ने जो यहाँ हुकूमतें की, ये वो है जो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत जिसने धीरे धीरे अपने एम्पायर को बढ़ाया था, और वो खुद वही सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली वही थी जिन्होंने दिल्ली में रह करके पूरे हिंदुस्तान की तरफ अपने हाथ पैर फैलाए और पूरे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में लिया। क्योंकि हम बिखरे हुए थे, हम यूनाइटेड नहीं थे। यूनाइटेड होते तो कभी
बाहर की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनती। कब्ज़ा किया लोगों ने, अरब वालों ने, फारस ने, मंगोल्स ने हम पर कब्ज़ा किया, अपनी हुकूमत कायम की और हमें इतना मजबूर किया कि हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। उनके पास बड़ी फ़ौजें थी, जो छोटी छोटी 556 रियासतें जो थी, स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो छोटे छोटे थे, आर्मी उनकी बहुत कम थी, इसलिए वो डरते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ौजें अगर आ जाती थी तो तहलका मच जाता था। फिर लैंग्वेज पे कैसे इसका असर कायम हुआ कि मैंने बताया कि अलग अलग जगह से इन्होंने फ़ौजियों को हायर करना शुरू किया। अब वो अफ़गानिस्तान से फ़ौजी नहीं लाते थे, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो चुकी है, अब उनको मैन पावर चाहिए, तो वो ईरान से मैन पावर नहीं लाते थे, वो अरब से नहीं लाते थे, वो अफ़गानिस्तान से नहीं लाते थे, तुर्की से नहीं लाते थे, वो यहीं के लोगों को हायर करते थे, अपॉइंट करते थे। किसी को अपना फ़ौजी बनाते थे, किसी को क्लर्कशिप देते थे, किसी को सर्वे करने के लिए देते थे। ऑफिसर्स से लेकर के और क्लर्क और चपरासी तक जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते थे वो मैन पावर यहीं के होते थे, यहीं के लोग होते थे। अब होता ये है कि अगर आप, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप JNU में जाएँ पढ़ने के लिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ जाएँ, BHU चले जाएँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चले जाएँ आप, ये सब बहुत फेमस पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे तो आपको जो है, आपका साइड रूम पार्टनर जो है वो आपको मिलेगा केरला का, आप हैं बंगाल के, आप मेडिकल कर रहे हैं, आपका साइड रूम पार्टनर इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मकसद क्या है? एजुकेशन। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे लोग मुख्तलिफ जगहों से निकल कर आते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं। तो हम तो पढ़ने के नियत से गए, जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ में मैं था, थाईलैंड से स्टूडेंट्स हैं, सूडान से स्टूडेंट्स हैं, हैदराबाद से हैं, कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने अलग अलग जगह के लोग हैं। अब जब आप उनसे बातचीत करेंगे, जब आप उनसे कन्वर्सेशन करेंगे तो उनका एक्सेंट, आपका एक्सेंट, उनके शब्द, आपके शब्द टकराएंगे। वो कुछ अलग शब्द बोलेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, आप कुछ अलग शब्द बोलेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये शब्दों का जो आदान प्रदान होता है ना, फिर इससे एक नई ज़बान का जन्म होता है, एक नई भाषा जन्म लेती है। इसी को हम कम्युनिकेशन की ज़बान, कंपोजिट लैंग्वेज, लैंग्वा फ्रेंका, इसी को हम कहते हैं। फिर वो मदर टंग नहीं रह जाती, फिर वो आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है। इसमें आपको जो है ऑफिशियल काम करना है। तो दरबार की जो ज़बान थी वो, मतलब सॉरी, जो आपस में जो फौजी एक दूसरी जगह से आए, दूर दराज से आए, दरबार से जुड़े, वो अलग अलग इलाकों के थे, अलग अलग भाषी थे, वो सब जब आपस में मिलने लगे तो उससे जो है एक नई तरह की लैंग्वेज पैदा हुई। और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू से नॉर्थ इंडिया में रही हमेशा से, इसलिए वहाँ की जो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज थी, इसका असर, यानी बाहर से आने वाले जो हमलावर थे, इन्वेडर्स थे, उनकी भाषा का असर वहाँ की लोकल लैंग्वेज पर पड़ना शुरू हुआ। बाज़ार में जाते थे कुछ ख़रीदने के लिए, अब वो किस भाषा में बात करेगा? तमिलनाडु का है एक, वो बाज़ार में जाएगा कुछ ख़रीदने के लिए, वो नहीं जानता कि यहाँ की लोकल भाषा क्या है, वो कोशिश करेगा उसको समझाने की, वो अपनी भाषा में बोलेगा, दुकानदार अपनी भाषा में बोलेगा, वो खल्त मल्त होते होते जो है एक, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है।
इसको हम कहते हैं लैंग्वेज में, एक जरा बियोलॉजी में एक टर्म है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। लैंग्वेज बिल्कुल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है और ये कंटिन्यू एक कांस्टेंट प्रोसेस है, एब्रप्टली कुछ चेंज नहीं होता, नेचुरल डेवलपमेंट है ये। ऑर्गेनिक है मीन्स नेचुरल है। तो एक ऐसी भाषा का जन्म हुआ नॉर्थ इंडिया में जिसे कोई नाम नहीं दिया गया था, उसका कोई नाम नहीं था, बस लोग जब इधर उधर के आपस में मिलते थे तो वो उसी भाषा में बात करना शुरू कर देते थे, कोई उसका नाम नहीं था। जैसे मैं बताऊं आपको कि संस्कृत ज़बान, बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूं मैं आपको कि संस्कृत ज़बान पूरे 1000 साल तक, 1000 ईयर्स तक बोली जाती रही, पढ़ी जाती रही, समझी जाती रही, लेकिन इस भाषा का नाम, इस ज़बान का नाम संस्कृत नहीं था, बस भाषा है। संस्कृत इसका नाम बहुत बाद में पड़ा। आर्यंस जो अपने साथ लिटरेचर लेकर आए थे, वैदिक लिटरेचर, इसीलिए उस एरा की ज़बान को, भाषा को हम वैदिक भाषा कहते हैं, संस्कृत नहीं कहते, वैदिक भाषा कहते हैं। और वैदिक भाषा के साथ आपको अच्छी तरह से पता है कि कितना डिस्क्रिमिनेशन था, कि एक कास्ट सिस्टम था, कि उस भाषा को पढ़ने की इजाज़त हर किसी को नहीं थी, हर कोई उसको नहीं पढ़ सकता था। अगर कोई पढ़ने की कोशिश भी करता था तो एक ब्राह्मणवाद सोच, माफ़ कीजिएगा, वो एक ब्राह्मणवाद सोच थी कि आप इस भाषा को, तुम्हें नहीं पढ़ना है, नीच जाति के लोग नहीं पढ़ सकते, ये सिर्फ जो ब्राह्मण कास्ट के होंगे, ब्राह्मण कास्ट मीन्स अपर क्लास, एजुकेटेड क्लास, यानी वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, तुम नहीं पढ़ा। उसे, उनको मालूम था कि अगर सोसाइटी के ये छोटे छोटे लोग अगर ये पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमसे सवाल करेंगे, अपना अधिकार ढूंढेंगे। और मैं कहता हूं कि आज भी ये पॉलिसी बहुत सी सरकारें अपनाती हैं, आज भी ये सिस्टम हमारे सोसाइटी में है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि 1000 साल तक संस्कृत लोग पढ़ते रहे, बोलते रहे, समझते रहे, लिखते रहे, लेकिन उस भाषा का नाम संस्कृत नहीं पड़ा। बहुत बाद, 1000 साल के बाद कहीं जा करके, बल्कि इवन जो पाणिनि ने अष्ट अध्याय जो किताब लिखी है, संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर पाणिनि, आप लोगों ने नाम सुना होगा पाणिनि का, संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर, उसने जो किताब अष्ट अध्याय लिखी, यानी 8 चैप्टर्स, अष्ट मतलब 8 अध्याय मतलब चैप्टर, अष्ट अध्याय 8 चैप्टर जो उसने लिखा, वो पूरी की पूरी संस्कृत भाषा के ग्रामर की किताब है। इससे पहले, अष्ट अध्याय से पहले संस्कृत की कोई ग्रामर की बुक नहीं थी। पाणिनि एक पहला स्कॉलर था जिसने पूरी संस्कृत भाषा को ग्रामर की जंजीरों में और ग्रामर के उसूल में उसको जकड़ दिया उसने। और पूरे यूरोप और अमेरिका के जो लिंग्विस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि पाणिनि की किताब अष्ट अध्याय गोया के संस्कृत भाषा के ग्रामर की पहली किताब है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अष्ट अध्याय में भी पाणिनि ने इस भाषा को कहीं भी संस्कृत नहीं लिखा, वो भाखा लिखता है, भाखा कहता है। तो उर्दू के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही मामला रहा कि उर्दू पूरे 1000 साल तक, यानी कम से कम 700-800 साल तक बोली जाती रही, लेकिन उर्दू का नाम उर्दू नहीं पड़ा।
लोग बोलते थे, समझते थे, डेवलप हो रहा था, उसमें एक नई भाषा डेवलप हो रही थी, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। बहुत बाद में इसका नाम पड़ा। अब नाम पढ़ने का प्रोसेस ये है कि जो पर्शिया के जो लोग थे, फारस के जो लोग थे, ईरान के जो लोग थे, जो यहाँ हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे थे, वो तो जो कोर्ट की भाषा थी, उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी, वो पर्शियन थी। जितने भी अहकाम, जितने भी नोटिसेस, जितने फरमान निकलते थे, वो सब पर्शियन भाषा में निकलते थे। ऑफिशियल लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्शियन थी। लेकिन जो लोग आपस में, जो नॉर्थ इंडिया में लोग जो बात करते थे, जिसको हम गंवारू भाषा कहते हैं, कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा कहते हैं, अनपढ़ की भाषा कहते हैं, ये अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग जिस भाषा को बना रहे थे, इस भाषा का नाम उर्दू नहीं था उस वक्त, ये कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी। इसलिए कि इसमें पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं के शब्द इसमें शामिल हो रहे थे, तो वो प्योर लैंग्वेज इसको नहीं मानते थे। अहले फारस यानी पर्शियन जितने भी थे, वो इसको बहुत गिरी हुई भाषा मानते थे, तो वो इसको रेख्ता कहते थे। उन्होंने कहा, रेख्ता कहना शुरू किया। रेख्ता पर्शियन का लफ्ज है। रेख्ता का मतलब गिरा पड़ा, बेकार, यूजलेस। तो वो इस भाषा को यूजलेस भाषा समझते थे, क्योंकि वो स्कॉलर्स की भाषा नहीं थी। इस भाषा में लिटरेचर अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, आम बोलचाल की भाषा थी। तो चूंकि दिल्ली में ये भाषा डेवलप होनी शुरू हुई, नॉर्थ इंडिया में डेवलप होनी शुरू हुई, तो सबसे पहले इसमें लिटरेचर का काम दिल्ली ही में शुरू हुआ। इसलिए लोगों ने इसे ज़बान दहलवी कहना शुरू किया, दिल्ली की भाषा। कोई नहीं, दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में इधर उधर के लोग आए, तो ठीक है, दिल्ली की भाषा। लेकिन जो बाहर से लोग आए फिर हमलावर, और उनमें से कुछ लोगों ने इसे हिंदवी कहना शुरू किया। वो फारस के ही लोग थे, ईरान ही के थे। एक्चुअली तो ये सिंधी कहने का मतलब उनका सिंधी था, कि सिंधी भाषा। लेकिन उन लोगों ने जो है सिंधी के सीन को हटा कर हे शामिल कर लिया और इसे हिंदी कहना शुरू किया। और सिंध की ही मुनासबत से इस हिंदुस्तान का नाम हिंद भी पड़ा, सिंध की वजह से, क्योंकि वो पूरा सिंध रिवर पार करके आते थे ना, तो वो सिंध का पूरा इलाका मानते थे वो। तो जहां तक ये बढ़े, उसे सिंध की जगह हिंद कहना शुरू किया। तो अब इस इलाके में जो भाषा आमतौर पे गरीब आवाम बोल रही है, जो पब्लिक में जो भाषा है, उस भाषा को उन्होंने हिंदी कहना शुरू किया कि ये हिंदी भाषा है, हिंदवी कहना शुरू किया। तो उर्दू का नाम सबसे पहले रेख्ता कहा गया, फिर इसे हिंदी कहा गया, इसे हिंदवी भी कहा गया, इसे ज़बान दहलवी भी कहा गया, इसे दिल्ली की भाषा भी कही गई। उर्दू बहुत बाद में पड़ा इसका नाम, इसे हिंदी कही गई। जब डेवलप होना शुरू हुआ इसमें लिटरेचर, तब फारसी बोलने वाले, अरबी जानने वाले, संस्कृत जानने वाले लोगों के जहन खुले और उनको एक विजन मिला कि अरे, हम इस भाषा में भी लिटरेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस भाषा को फैलाने में, इसको प्रोपगेट करने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा, वो सूफियों का रहा, हमारे मौलवियों का रहा। चर्चेज में ये जो
चर्चेज़ हैं अंग्रेज़ों के, जो यहाँ आने के बाद, उनके आने के बाद चर्चेज़ जो बने, चर्चेज़ में ये भाषा बोली जाने लगी। इसलिए क्योंकि जो प्रीचिंग का काम होता है, जो तबलीग का काम होता है, उसमें एक ऐसे भाषा की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा स्कॉलरली ना हो, बहुत मुश्किल भाषा ना हो, एकदम आसान भाषा हो, यानी जर्नलिज्म की भाषा हो, जिसे पढ़ा लिखा आदमी भी समझ ले और अनपढ़ भी समझ ले। ऐसी भाषा यही थी हिंदी और हिंदुस्तानी, यही भाषा थी। इसलिए मौलवियों ने जब इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया, सूफियों ने जब इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया, तो फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया, अरबी का इस्तेमाल नहीं किया। दो कि वो जानते थे, बहुत अच्छी फ़ारसी जानते थे, बहुत अच्छी अरबी जानते थे, लेकिन कितने लोग उसको समझ पाएंगे। हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी वजह से ये भाषा दिल्ली से निकलकर हैदराबाद और तमिलनाडु तक तो पहुंच गई, क्योंकि वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, समझे, वहां तक ये भाषा पहुंच चुकी है, तो वहां पे एक कॉमन भाषा है। अब जब सूफी संत पहुंच रहे हैं और इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, तो वो अरबी में नहीं बोल रहे हैं, फारसी में नहीं बोल रहे हैं, वो इसी हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, इसी हिंदवी में बात कर रहे हैं। यानी जिसको हम गिरी पड़ी और यूजलेस लैंग्वेज हम जिसको समझते हैं, जिसको अवाम की ज़बान और बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो यही है वो लिंग्वा फ्रैंका। तो आज से सदियों पहले उर्दू जो थी हमारी, वो पूरे हिंदुस्तान की लिंग्वा फ्रैंका थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदुस्तान भर के छोटे छोटे राज्यों से जोड़ती थी। जैसे जो काम आज अंग्रेज़ी करती है, भाई बंगाली में अगर कोई ऑर्डर पास होगा और वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी के पास, तो उसका ट्रांसलेशन चाहिए होगा ना, एक कॉमन भाषा तो आनी चाहिए। तो वो जैसे आज अंग्रेज़ी काम करती है, आज से सदियों पहले यही काम उर्दू करती थी। उसको एक कॉमन भाषा मिल गई थी इस देश को, वरना हर प्रांत की अपनी अपनी भाषा थी। ऐसी कोई कॉमन भाषा नहीं थी उस ज़माने में जो एक प्रांत को दूसरे प्रांत से जोड़ने वाली भाषा नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उर्दू की जो हिस्ट्री है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, और हमें बीइंग अ हिंदुस्तानी, बीइंग एन इंडियन, अपनी इस हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपकी जो भी मदर टंग है, आप उसकी हिस्ट्री को तो ज़रूर जानें, लेकिन ये भी देखें कि किस ज़माने में लिंग्वा फ्रैंका कौन सी भाषा रही है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। और वो हमेशा, जो लिंग्वा फ्रैंका रहती है, वो हमेशा अमीर को गरीब से जोड़ती है, बादशाह को फ़कीर से जोड़ती है, ग़ुलाम को जो है मालिक से जोड़ती है। उर्दू की यही खुसूसियत थी। उर्दू वहीं नहीं रुकती। उर्दू सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज का काम नहीं किया उर्दू ने धर्म का प्रचार भी किया। ईसाइयों को समझ में आ गया जब मुगल गवर्नमेंट बनने के बाद, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कदम जमाना शुरू किया औरंगज़ेब के पीरियड से, तो उनको एक बात तो एकदम अच्छे से समझ आ चुकी थी कि इस पूरे हिंदुस्तान की एक भाषा है और वो है हिंदुस्तानी। अब जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इस भाषा को उर्दू नहीं कहा, उन्होंने इस भाषा को हिंदुस्तानी कहा। ये वही भाषा है उर्दू जिसे उन्होंने हिंदुस्तानी का नाम दिया, वो हिंदुस्तानी कहते थे। तो एक बात उनको समझ में आ चुकी थी कि यही भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। इसलिए जब अंग्रेज़ों के आने के बाद, जब अंग्रेज़ों ने, जब यहाँ के मतलब फादर्स, पादरियों ने, जब मिशनरीज़ ने काम करना शुरू किया और क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू किया, तो अपने चर्च की लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने। अब वो अंग्रेज़ी में जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, वो एड्रेस अंग्रेज़ी में नहीं कर रहे हैं, अब वो एड्रेस कर रहे हैं उर्दू में, जिसे वो हिंदुस्तानी कहते थे, हिंदुस्तानी भाषा में। तो मस्जिदों में भी उर्दू बोली जाने लगी, चर्चेज़ में उर्दू बोली जाने लगी, और
श्लोक पढ़ने के अलावा जब दूसरी बातें आवाम को समझाना है पंडितों को, तो उन्होंने भी इसी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि श्लोक तो सबको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन असल चीज़ क्या है? इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने, पंडितों ने भी इस भाषा को अपनाया। ये बहुत आसान, बहुत प्रचलित भाषा थी। आपको आवाम से काम है ना, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, और पब्लिक डीलिंग के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, आपको एक इजी लैंग्वेज चाहिए। तो इसलिए इस भाषा को सबने अपनाना शुरू किया, और उसमें कोई रिलीजियस कंट्रडिक्शन नहीं था। उस वक्त तक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था कि ये मुसलमानों की ज़बान है कि हिंदुओं की ज़बान है। इसमें उर्दू आज भी न हिंदुस्तान मुसलमानों की ज़बान है और न हिंदुओं की ज़बान है। ये बड़ा हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है कि उर्दू तो मुसलमानों की ज़बान है, आमतौर पे हम सुनते हैं। लेकिन इस बात को दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। अगर हिंदू नहीं होता तो उर्दू कभी जन्म नहीं लेती। दोनों का 50-50% शेयर है। इस ज़बान को जो हमने पैदा किया है ना, वो हमने मिल के पैदा किया है, मुसलमानों ने अकेले ने पैदा नहीं किया। अब मैं आऊँगा उधर के कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या था। तो ये उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। भाई कितने मुसलमान इस हिंदुस्तान में हैं जो उर्दू नहीं बोलते? कितने बंगाली मुसलमान हैं, उर्दू नहीं जानते? बंगाली जानते हैं, वो बंगला बोलते हैं, उनकी मदर लैंग्वेज बंगाली है। महाराष्ट्र के कितने मुसलमान हैं जो उर्दू नहीं जानते, मराठी बोलते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, आप इसको बिल्कुल अपने दिल से, अपने जहन से निकाल दीजिए कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उर्दू हिंदू और मुसलमान दोनों की ज़बान है, और इस भाषा को हमने दोनों ने मिलकर हमने पैदा किया है। इस भाषा में हमारा कल्चर भी है और मुसलमानों का कल्चर भी है। इस भाषा में हिंदू कल्चर के एलिमेंट्स भी हैं, मुस्लिम कल्चर के एलिमेंट्स भी हैं। इसीलिए हम इसको जो है कंपोजिट कल्चर की लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। गंगा जमनी तहजीब अगर आपको देखनी है तो आप उर्दू सीख लीजिए, आप उर्दू पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत उर्दू अगर आपने सीख ली, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपके व्यूज़ बदल जाएंगे, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, इस हिंदुस्तान को देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका। बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा, बहुत खूबसूरत लोग रहते हैं, और हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस हिंदुस्तान में रह नहीं पाएंगे। हम जिस जानमाज पे नमाज पढ़ते हैं, उस जानमाज को बुनने वाला बनारस का एक हिंदू कारीगर है, हम उस पे नमाज पढ़ते हैं। हमारी बहू बेटियां जो कंगन पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, उसको बनाने वाला एक मुसलमान है। लेकिन आपका सुहाग, आपके सुहाग की निशानी वो चूड़ियां हैं, और उसको बनाने वाला कारीगर मुसलमान है। आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं इस चीज़ को? आप नहीं कर सकते। जो अनाज पैदा कर रहा है हिंदू, उसे मुसलमान भी खा रहा है, हिंदू भी खा रहा है। जो चावल मुसलमान पैदा कर रहा है उसे हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है। फ़र्क क्या है? हमने एक दूसरे से सीखा है, एक दूसरे को सिखाया है, लड़खड़ाते हुए कदमों को हमने संभाला है। हम एक दूसरे के लिए बेस्ट सपोर्टिव हैं। ये भाषा हमारी, हम दोनों के योगदान से पैदा हुई। हम दोनों के, हिंदू और मुसलमान और दूसरे कल्चर के मोहब्बत की निशानी है ये सिंबल है हमारी मोहब्बत का, कि हमने आपसी मेल जोल से एक ऐसी भाषा हमने तैयार की जिससे हम अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को जो हम शेयर करते हैं, इसी भाषा में हमने शेयर करना शुरू किया। बहरहाल उर्दू अलग अलग दौर में
अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से पहचानी गई और पुकारी गई। गोया इसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी कहा, उससे पहले फारसी वालों ने इसे रेख्ता कहा, कुछ जो दिल्ली वाले थे अदीबों ने इसे दहलवी कहना शुरू किया, ज़बान दहली कहना शुरू किया। जब यही ज़बान मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने में जब वो पूरी दिल्ली की सल्तनत वो उठा करके जो है ले गया देवगिरी साउथ इंडिया में, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल बादशाह कहा जाता है, तो कहा जाता है कि उसने पूरी दिल्ली खाली कर दी थी। दिल्ली के जितने भी ऑफिसर्स थे और जितने भी दरबारी थे, जितने फौजी थे, सबको उठाकर ले गया वो देवगिरी। वहां जाकर के अपनी नई कैपिटल उसने बनाई। उसके बाद क्या सरफिरा आदमी था, फिर उसने दिल्ली से देवगिरी से अब तो उसको तुगलकाबाद कहते हैं, उसको शिफ्ट करके फिर दिल्ली चला गया। लेकिन हुआ ये कि दिल्ली से जो सूफी संत वहां पहुंचे साउथ इंडिया में, वो वहीं रह गए, फिर वो नहीं आए। और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार जो करना शुरू किया इसी ज़बान में करना शुरू किया, और इस ज़बान का असर साउथ इंडिया की ज़बानों का जो एलिमेंट्स थे वो इस ज़बान में शामिल होने लगे। तो चूंकि साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है वो हम जानते हैं कि वो द्रविडियन लैंग्वेजेस ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, वहाँ के सारी लैंग्वेजेस। तो इसलिए उर्दू में द्रविडियंस लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स भी आने लगे। उसकी भी मैं मिसाल दूंगा आपको। तो सूफियों ने बड़ा काम किया, इससे जो वहाँ के लोकल पीपल थे उनकी भाषा फिर उर्दू की भाषा मिलजुल करके एक नई भाषा डेवलप हुई दक्कन में, जिसे हम दक्कनी उर्दू के नाम से जानते हैं, दक्खनी उर्दू। जब ये भाषा गुजरात पहुंची तो इसे गुजरी कहा गया, गुजरी कहा गया। अब आइए कि जब शाहजहां का ज़माना था, आगरा उसकी कैपिटल थी। शाहजहां ने जब 17th सेंचुरी यानी 1600 समथिंग 27 में या 28 में आई थिंक, जब उसने आगरा से अपनी कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली, तो फिर वही हुआ कि वो अपने तमाम दरबारियों को लेके दिल्ली पहुंचा, ऑफिशियल्स को लेके दिल्ली पहुंचा। वहाँ किला तैयार हुआ जिसे हम रेड फोर्ट कहते हैं, दिल्ली का रेड फोर्ट। उसके सामने जामे मस्जिद है, आप देख रहे हैं। वो सारे लोगों को लेकर वहाँ लाल किले में वो दाखिल हुआ। अब बाज़ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जब वहाँ पर फौजी, क्योंकि वो जो दिल्ली का जो फोर्ट है वो रेसिडेंशियल फोर्ट नहीं है, रेसिडेंशियल फोर्ट एक्चुअली आगरे का है। वो आर्मी एक तरह का हम कह सकते हैं, वो आर्मी वालों के लिए बनाया गया था, फौजी रहें जहाँ। लेकिन बाद में वो कैपिटल शिफ्ट होने की वजह से बादशाह शाहजहां भी वहाँ पहुँच गए थे अपने तमाम लोगों को लेकर, और उनकी जितनी भी मस्तूरात थी, हरमसरा बने, उसमें बेडरूम्स बने, उसमें उनकी तमाम रानियों के लिए अलग अलग कमरे बने, वज़ीर वहीं रहते थे, उनके सारे वज़रा जितने मिनिस्टर्स थे वो उसी किले में रहने लगे, उसी में फ़ौजी भी रहने लगे। उसमें एक बाज़ार लगता था अंदर, जिसको कहते हैं मीना बाज़ार। उस दिल्ली के किले के अंदर, और उस बाज़ार में जो ख़रीदारी करने के लिए लोग आते थे वो फ़ौजी भी होते थे, और वो फ़ौजी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों से होते थे। वो सब उसी भाषा में बात करते थे जिसको मैं उर्दू कह रहा हूँ, एक कॉमन लैंग्वेज। इसलिए उस किले में और किले के बाज़ार में बोली जाने वाली ज़बान को अलग नाम दिया गया। उसे कहा गया ज़बाने उर्दूए मुअल्लाए शाहजहानाबाद। ज़बाने, अब देखिए उर्दू का नाम कैसे उर्दू पड़ा, अब उस प्रोसेस में हैं हम।
उसको कहा गया कि जब शिफ्ट हो गए लोग सारे, दिल्ली पहुंच गए, किले में रहने लगे, बाजार लग गया, लोग एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करने लगे और वहाँ जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाने लगी, उस ज़बान को कहा गया ज़बान उर्दूए मुअल्लाए शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद किसको कहा गया? दिल्ली को, क्योंकि शाहजहां ने उसको बसाया, तो इसलिए उसका नाम, दिल्ली का पुराना नाम मुगल पीरियड में शाहजहानाबाद भी था। अब देखिए, ज़बाने यानी ज़बान यानी भाषा, लैंग्वेज, ज़बाने उर्दूए मुअल्लाए शाहजहानाबाद यानी शाहजहानाबाद जो आला शहर है, मुअल्ला यानी आला, हाई सिटी, इलिट क्लास सिटी, जो जिसका नाम शाहजहानाबाद है। शाहजहानाबाद जैसे आला और बढ़िया शहर में बोली जाने वाली ज़बान, इसका नाम अभी भी उर्दू नहीं है। ज़बाने उर्दूए मुअल्लाए शाहजहानाबाद, इस पूरी लिंग्विस्टिक कंपोजिशन में आप देखें कि उर्दू का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये उर्दू का लफ्ज़ भाषा के मानी में नहीं है, यहाँ उर्दू का लफ्ज़ जो है वो किले के मानी में है, फोर्ट के मानी में है, शहर के मानी में है, बाजार के मानी में है, लश्कर के मानी में है। अगर लश्कर के मानी में लेंगे आप, यानी आर्मी का अगर सेंस अगर आप लेंगे, तो शाहजहानाबाद जैसे आला शहर में रहने वाली आर्मी की ज़बान उर्दू ज़बान। अगर आप इसको उर्दू को शहर के मानी में लेंगे, तो आप कह सकते हैं कि शाहजहानाबाद जैसे आला शहर में बोली जाने वाली ज़बान। अगर आप उर्दू को फोर्ट की मीनिंग में लेंगे, तो आप कह सकते हैं कि शाहजहानाबाद के कोर्ट में, किले में बोली जाने वाली ज़बान। ये इतना लंबा चौड़ा एक कंपोजिशन है, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि ज़बानें हमेशा मुश्किल से आसान की तरफ जाती हैं। ये बड़ी टेंडेंसी है लैंग्वेज की, हमेशा मुश्किल से आसान की तरफ बढ़ेगी। तो जब ये इतना लंबा चौड़ा नाम दिया गया, ज़बाने उर्दूए मुअल्लाए शाहजहानाबाद, तो पहले तो इसमें से जो है शाहजहानाबाद का लफ्ज़ हट गया। बोलते बोलते आप देखिएगा कि जब कोई बहुत बड़ा वर्ड होता है ना, तो पब्लिक जब उसको बोलने लगती है, तो वो लफ्ज़ छोटा होता चला जाता है। फिर एक ऐसा एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होता है कि किसी एक कंपोजिशन पर आकर हम लोग कहते हैं हाँ ये ठीक है बोलने के लिए, वो घटता है। तो शाहजहानाबाद का लफ्ज़ हट गया, ज़बाने उर्दूए मुअल्ला रह गया। इस ज़बान का नाम ज़बाने उर्दूए मुअल्ला हो गया। फिर चलता रहा, कुछ दिनों के बाद जो है ज़बान का लफ्ज़ भी हट गया और ये हो गया उर्दूए मुअल्ला, यानी आला उर्दू, हाई उर्दू। फिर और आगे बढ़े कि और आसान करें यार इसको, मुअल्ला का शब्द भी हट गया, अब ये रह गया उर्दू। अब इतना लंबा नाम था, ज़बाने उर्दूए मुअल्लाए शाहजहानाबाद, रिडक्शन होता गया ये सब, लेकिन हुआ बहुत लंबे प्रोसेस। अब ये एक शब्द रह गया उर्दू। अब उर्दू से मुराद अब हो गई ये भाषा। पहले उर्दू का सिर्फ उर्दू मीन्स भाषा नहीं थी, वो पूरा लंबा चौड़ा जो कंपोजिशन था उससे उसका सेंस था, यानी भाषा यानी ज़बान। ज़बाने उर्दूए मुअल्लाए शाहजहानाबाद, और उर्दू का मीनिंग बता चुका हूं मैं, आर्मी है, बाजार है, शहर है, किला है। बहुत बाद में इसने, उर्दू शब्द ने लैंग्वेज का मीनिंग अपने अंदर डेवलप किया। तो सोसाइटी मीनिंग बिगाड़ती भी है और डेवलप भी करती है। लैंग्वेज है, वर्ड्स हैज नो रियल मीनिंग, हम उसको मीनिंग देते हैं, और ये बोलने वाले और सुनने वाले के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। मैं एग्रीमेंट होता है कि हम कलम कहेंगे और आप समझ लेंगे कि कलम यानी एक ऐसा जंतर जिससे कुछ लिखा जाए।
अगर हमारे दरमियान अगर ये मतलब एग्रीमेंट हो जाता कि हम कलम को कुत्ता बोलेंगे, कुकुर बोलेंगे, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसता। आप कुकुर बोलते और हम समझ जाते पेन, है ना। आप चाय की प्याली को जो है बिल्ली बोलते और हम समझ बिल्ली में लाओ डाल के, आप समझ जाते कि हाँ बिल्ली मतलब चाय का कप। तो ये सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में एक लिंग्विस्टिक एग्रीमेंट होता है। हाँ सही बोल रहा हूं भाई, ये हमारा और आपका एक एग्रीमेंट है कि हम ये बोलेंगे और आप ये समझ लेंगे। ये नाम हमने दिया, ये शब्द हमने बनाए, इसको मीनिंग हमने दिया है। यही वजह है ना कि बहुत सालों पहले कोई शब्द है, उसको किसी और सेंस में लोग यूज करते थे। उसके बाद जब मॉडर्न एरा में हमको शब्दों की कमी हुई, पुराना लिटरेचर खंगाला हमने, वहाँ से कुछ मिलता जुलता कोई शब्द ले आए हम और उसको नए मानी देकर नए सेंस में हम उसको यूज़ करने लगे। तो शब्द जो है अपने मानी अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मानी बदलते भी हैं। यही हुआ उर्दू के साथ। उर्दू का मतलब, उर्दू की मीनिंग शहर था, आर्मी थी, किला था, बाज़ार था, लेकिन यूजेज ने, टाइम ने, स्पेस ने उसकी मीनिंग को चेंज कर दिया और ज़बाने उर्दूए मोहल्लाए शाहजहानाबाद घटते 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 एक उर्दू पे शब्द आके रुक गया। और ये हमारा एग्रीमेंट हो गया कि हम उर्दू बोलेंगे और आप समझेंगे भाषा। फिर भी बहुत लोगों ने उर्दू को भाषा के सेंस में इस्तेमाल नहीं किया। हमारे आज 47 तक इस ज़बान को हिंदी ही बोली जाती रही। असल में तो उर्दू का नाम उर्दू होना नहीं चाहिए था, एक्चुअली ये हिंदी ही थी, एक्चुअली ये हिंदुस्तानी ही थी, एक्चुअली ये हिंदवी ही थी जो हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। लेकिन खैर, तो 1700 समथिंग में एक शायर दिल्ली में पैदा हुआ, गुलाम हमदानी मुसफ़ी। उसने इस उर्दू के शब्द को, उर्दू के लफ्ज़ को सबसे पहले भाषा के सेंस में, यानी लैंग्वेज और ज़बान के नाम के तौर पे सबसे पहले जो इस्तेमाल किया मुसफ़ी ने, पूरी उर्दू शायरी में मिलती है। और वो शेर मैं उसका आपको सुनाता हूँ कि खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, खुदा रखे ज़बां हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, कहे किस मुँह से हम ए मुसफ़ी उर्दू हमारी है। ये पहली मिसाल मिलती है पूरे लिटरेचर में जिसमें उर्दू के शब्द को भाषा के नाम के तौर पे इस्तेमाल किया गया। 1700 समथिंग का ये शेर है, मुसफ़ी का ये शेर है। बाकी तो बाद में दाग ने कहा, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। भाषा के नाम के लिए इसमें उर्दू का शब्द इस्तेमाल किया गया। तो और क्या है वो उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग। दाग का शेर है। दाग कौन थे? दाग दहलवी कौन थे? बहादुर शाह जफर के खानदान के थे। आप कह सकते हैं कि वो बहादुर शाह जफर दाग के स्टेप फादर थे। उनकी जो मदर थी दाग की, वो बहादुर शाह जफर की बहुत सी रानियों में से एक रानी थी, कनीज थी। दाग की परवरिश वहीं किले में हुई, बाद में वो रामपुर चले गए थे दाग। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। इस शेर में उर्दू के शब्द को आप इस्तेमाल किया गया है ज़बान के नाम के लिए कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। अब ये तो हाइपरबोल है, एक ऐसा मुमकिन थोड़ी होता है, लेकिन शायरी में अच्छी लगती है ये चीज़ें। मुबालगा आराई, बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को पेश करना, ये बहुत अच्छा लगता है। उर्दू और हिंदी
कि जहाँ तक डिस्प्यूट का सवाल है, थोड़ा सा उसके बारे में ये सुन लीजिए कि उर्दू और हिंदी को ज़ाती तौर पे इन पर्सन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि उर्दू और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं नहीं है भाई। उर्दू वही है जो हिंदी है, हिंदी वही है जो उर्दू है। ये दो अलग अलग भाषाएं नहीं हैं। इसको बांटा है हमारे पॉलिटिकल स्टैंड ने। इसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं इसके पीछे। पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। आपको मालूम है 1800 में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ कायम होता है कलकत्ते में। ये कौन सा कॉलेज था? ये वो कॉलेज था जिसमें न्यूली अपॉइंटेड जो ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिश इंडिया के, वो यहाँ ट्रेंड किए जाते थे। उनको यहाँ पढ़ाया जाता था, उनको यहाँ के लिटरेचर के बारे में बताया जाता था, उनको यहाँ की भाषा के बारे में बताई जाती थी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस बताई जाती थी, यहाँ की साइकोलॉजी पढ़ाई जाती थी। एक तरह का रिफ्रेशमेंट कोर्स होता था उनका, या ओरिएंटेशन कोर्स होता था उनका फोर्ट विलियम कॉलेज में। इस कॉलेज में एक डिपार्टमेंट, हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट भी कायम हुआ। गिलक्रिस्ट जिसके प्रिंसिपल थे या चेयरमैन थे आप कहिए, और उसमें ये तय हुआ कि चूंकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती है और लोग समझते ज़्यादा हैं, इसलिए इस लैंग्वेज को पढ़ाना है। हमारे न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स जो हैं उनको इस लैंग्वेज के बारे में बताना है, सिखाना है। अब सिखाने के लिए लिटरेचर चाहिए। आप किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं तो आपको बुक्स की ज़रूरत होती है, लिटरेचर चाहिए होता है। तो न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स को पढ़ाने के लिए लिटरेचर तैयार किया गया। अब लिटरेचर तैयार करने के लिए पूरी इंडिया से बड़े बड़े राइटर्स को इनवाइट किया गया, बुलाया गया। उसमें बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी और उर्दू के लिटरेचर में, बहुत हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है उसकी। तो उसमें ट्रांसलेशन का काम शुरू हुआ। मीरा